नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल दुनिया का सबसे चहेता बुलेटिन अनकट। आज बात होगी 47 साल पहले हुए अदालत के एक फैसले की और इस फैसले के दौरान गैरहाजिर रहे एक वकील की, जो फैसले के वक्त बंबई की बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस चैम्बर में मौजूद होता तो शायद इंदिरा गांधी कभी देश में इमरजेंसी लगा ही नहीं पाती। ठीक 47 साल पहले की बात है। तारीख थी 12 जून 1975। जगह प्रधानमंत्री आवास 1 सफदरजंग रोड का एक तंगहाल कमरा। उसमें 2 टेलीप्रिंटर लगे थे। एक पर न्यूज एजेंसी पीटीआई की कॉपियां फ्लैश हो रही थी तो दूसरी पर यूएनआई की। कमरे में मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे वरिष्ठ निजी सचिव नेवुलरे कृष्ण अय्यर शेषन भागकर कभी एक टेलीप्रिंटर की ओर जाते तो कभी दूसरे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कृष्ण अय्यर शेषन को ऐसे टेलीप्रिंटरों के खड़खड़ाने से कभी बेचैनी नहीं हुई थी, लेकिन वो दिन शायद उनके जीवन का सबसे लंबा दिन था। चढ़ती हुई सुबह के साथ ही उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और वो टेलीप्रिंटरों से निकल रही हर खबर को बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि इंतजार था एक खबर का। और जैसे ही घड़ी की सुइयों में 10:02 का वक्त हुआ, यूएनआई वाले टेलीप्रिंटर की घंटी बजी। शेषन भागकर टेलीप्रिंटर तक पहुंचे। खबर फ्लैश हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी अपदस्थ। वरिष्ठ पत्रकार रहे कुलदीप नैयर अपनी किताब रिटोल्ड इमरजेंसी में लिखते हैं कि शेषन टेलीप्रिंटर से निकले उस पन्ने को फाड़कर उस कमरे की ओर भागे जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मौजूद थी। कमरे के बाहर ही राजीव गांधी भी मौजूद थे, जो उस वक्त एयर इंडिया में पायलट हुआ करते थे। शेषन ने उन्हें फटा हुआ पन्ना दिखाया। राजीव ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और मां से कहा, उन्होंने आपको पद से हटा दिया है। तभी मशीन की घंटी फिर बजी। एक और फ्लैश आया था। उसमें था कि जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने आदेश में कहा है कि इंदिरा गांधी अब अगले 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकती। टेलीप्रिंटर से निकले इन्हीं 2 पन्नों के मजमून ने भारतीय इतिहास की उन काली तारीखों की रूपरेखा तैयार की थी जिसे दुनिया आपातकाल के नाम से जानती है। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वो ही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, मेरी जान क्यों ली या मुझको जेल में क्यों बंद किया। और इस आपातकाल का सिरा जुड़ता है 1971 के लोकसभा चुनाव से। तब लोकसभा का चुनाव 1972 में होना था, लेकिन पहले गोलकनाथ मामला, फिर बैंकों के नेशनलाइजेशन का मामला और फिर प्रीवी पर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसले दिए थे, उससे इंदिरा तुरंत ही चुनाव चाहती थी। गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट का जो अधिकार है संविधान को संशोधित करने का, वो असीमित अधिकार नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकती है संसद। उसको बदलने के लिए संविधान का 24वां संशोधन लाया गया था। फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं, सिर्फ ये है कि पहचान संविधान की जैसी है सेकुलर। फॉर इंस्टेंस सेकुलर है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में बराबरी उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। उसमें अगर आप बदलाव लाएं और ये कहें कि नहीं मेजॉरिटी के ही हित में हर काम किया जाएगा, माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं होगा हिंदुस्तान में, तो ये संविधान की पहचान को बदल देगा। इस तरह से कुछ मूलभूत ऐसी चीज़ें हैं जो एक संविधान को एक पहचान देती है, उस पहचान को आप नहीं ख़त्म कर सकते। और इसी वजह से 27 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकटगिरी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तय समय से करीब 1 साल पहले ही लोकसभा को भंग करने का ऐलान कर दिया था। तय हुआ था कि मार्च 1971 में लोकसभा के चुनाव होंगे। 29 दिसंबर 1970 को इंदिरा गांधी ने चुनाव के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान किसी पत्रकार ने पूछा कि सुना है कि आप रायबरेली लोकसभा क्षेत्र बदल रही हैं और गुड़गांव से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इंदिरा ने साफ मना कर दिया, कहा
कि वो तो रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। 25 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से इंदिरा गांधी की कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जबकि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले कांग्रेस ओ को चुनाव चिन्ह के तौर पर महिला के हाथ में चरखा दिया गया था। आयोग की ओर से चुनाव की तारीख तय की गई थी 3 मार्च, 5 मार्च और 7 मार्च। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी 3 फरवरी। इंदिरा गांधी ने 1 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे रायबरेली डीएम के सामने नामांकन भरा और यशपाल कपूर को चुनावी एजेंट नियुक्त किया। यशपाल कपूर प्रधानमंत्री के साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले भी यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के निजी सचिव रह चुके थे और 1967 के चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर चुनाव का काम संभाला था। चुनाव खत्म होने के बाद यशपाल कपूर ने फिर से प्रधानमंत्री के साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद संभाल लिया था। इस चुनाव के लिए विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ, वहीं इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में मतदान की तारीख थी 7 मार्च 1971। वोटिंग खत्म हुई और गिनती 9 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन 8 मार्च को ही इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने रायबरेली में अपनी जीत मानते हुए मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। 10 मार्च को जब नतीजा आया तो पता चला कि इंदिरा गांधी ने राजनारायण को करीब 1,10,000 वोट के अंतर से मात दे दी है। राजनारायण के लिए किसी झटके से यह कम नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तय किया कि इंदिरा गांधी के इस चुनाव को वो अदालत की चौखट तक लेकर जाएंगे। राजनारायण ने इसके लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सहारा लिया और इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील रमेश चंद्र श्रीवास्तव के पास पहुंचे। ये भी तय किया कि कांग्रेस ओ के कई मुकदमे मुफ्त में लड़ने वाले वरिष्ठ वकील शांति भूषण की भी इस केस में मदद ली जाएगी। 22 अप्रैल 1975 को राजनारायण शांति भूषण के पास भी पहुंचे। वरिष्ठ वकील और शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण अपनी किताब द केस दैट शूक इंडिया में लिखते हैं कि उस वक्त शांति भूषण ने उनसे कहा था कि वो इस केस को तभी लड़ेंगे जब केस कोई प्रोपेगेंडा ना होकर एक गंभीर इलेक्शन पिटीशन हो। राजनारायण और शांति भूषण के बीच 2 दिन तक फाइनल ड्राफ्ट को लेकर गंभीर चर्चा होती रही। गंभीर मतभेद भी हुए, लेकिन फिर अंतिम ड्राफ्ट आया जिसमें कुल 8 गंभीर आरोप इंदिरा गांधी के खिलाफ लगाए गए थे। किताब द केस दैट शूक इंडिया के मुताबिक आरोप थे कि यशपाल कपूर के सरकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने उनकी मदद ली है। इंदिरा गांधी के कहने पर स्वामी अद्वैतानंद को रायबरेली चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बनने के लिए घूस दी गई है। अपने चुनाव के लिए इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स के प्लेन और एयरफोर्स के अधिकारियों पायलटों का इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी ने रायबरेली के डीएम, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों की मदद ली है, जिनसे बैरिकेड्स हटवाने से लेकर इंदिरा गांधी के भाषण के लिए मंच तैयार करने और उनके लिए लाउडस्पीकर तक लगवाने का काम लिया गया है। इंदिरा गांधी के एजेंट ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कंबल, धोती और शराब जैसी चीजें बांटी हैं ताकि वो इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटिंग कर सकें। अपने चुनाव चिन्ह गाय बछड़े का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने रायबरेली की जनता की धार्मिक भावनाओं को उकसाया है ताकि लोग उन्हें ही वोट दें। यशपाल कपूर और दूसरे लोगों ने वोटरों को मुफ्त में बूथ तक लाने और ले जाने के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान तय सीमा 35,000 रुपए से ज्यादा चुनावी खर्च किए हैं। फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी के दौरान राजनारायण ने शांति भूषण से पूछा कि सफलता की उम्मीद कितनी है। शांति भूषण ने जवाब दिया, रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि केस मजबूत नहीं है और दूसरा, चंद ही ऐसे जज हैं जो प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाने की हिम्मत दिखा पाए। फिर भी हम लड़ेंगे। 24 अप्रैल को इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का वक्त खत्म हो रहा था तो उसी दिन राजनारायण ने वकील रमेश चंद्र श्रीवास्तव के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के सामने अपनी याचिका को दाखिल कर दिया। याचिका लिस्ट हुई जस्टिस डब्ल्यू ब्रूम के सामने, जिन्होंने दोनों प्रतिवादियों यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और निर्दलीय उम्मीदवार स्वामी अद्वैतानंद से जवाब तलब किया। दिसंबर 1971 में जस्टिस ब्रूम रिटायर हो गए। फिर यह केस कुछ दिनों के लिए जस्टिस बीएन लोकुर की कोर्ट में भी चला।
वो भी रिटायर हो गए। तो केस पहुंच गया जस्टिस के एन श्रीवास्तव की कोर्ट में। फिर केस खिंचता चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। इस बीच जस्टिस के एन श्रीवास्तव भी रिटायर हो गए और केस आ गया जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में। तब तक 1974 का आधा साल बीत चुका था। अगस्त 1974 से जनवरी 1975 के बीच गवाहों के मौखिक साक्ष्य दर्ज किए गए। फरवरी 1975 में गवाहों के बयान दर्ज किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 12 फरवरी 1975 को योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे पीएन हक्सर का बयान दर्ज हुआ। 18 फरवरी 1975 को यशपाल कपूर के बयान दर्ज हुए और तय हुआ कि 18, 19 और 20 मार्च को इंदिरा गांधी के बयान दर्ज किए जाएंगे। अब दोनों ही पक्षों के वकीलों को अपनी तैयारी और मजबूत करनी थी। 18 मार्च से शुरू हो रही गवाही के लिए इंदिरा गांधी 17 मार्च को ही इलाहाबाद पहुंच गई थी। 18 मार्च को कोर्ट नंबर 24 में इंदिरा गांधी की गवाही होने वाली थी। जिस वक्त गवाही दर्ज करने के लिए इंदिरा गांधी कोर्ट में पहुंची, उनके साथ उनके बेटे राजीव गांधी और बहू सोनिया गांधी भी मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष के भी तमाम दिग्गज नेता जैसे कि मधु लिमये, श्याम नंदन मिश्रा, पीलू मोदी, ज्योतिर्मय बसु और रवि राय भी थे। इंदिरा गांधी की अदालत में गवाही हुई और तय हुआ कि 21 अप्रैल से मामले पर बहस शुरू होगी। अदालत में दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी। राजनारायण की ओर से शांति भूषण ने आरोप लगाए तो इंदिरा गांधी की ओर से एससी खरे और भारत के अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने उनका जवाब दिया। बहस पूरी होने के बाद दोनों ही पक्ष आश्वस्त थे कि जीत तो उन्हीं की होगी। जस्टिस सिन्हा ने दोनों पक्षों की दलील सुन ली थी। वो फैसला लिखने के लिए तैयार थे। ये बात 28 मई 1975 की है। फैसले की लिखावट से पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी मन्ना लाई को बुलाया। कहा कि वो चाहते हैं कि फैसला गुप्त रहे और इतना गुप्त रहे कि तुम्हारी बीवी को भी ना पता चले कि फैसला क्या है। जस्टिस सिन्हा के सेक्रेटरी ने कसम खाई कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे और तब जस्टिस सिन्हा ने फैसला लिखना मंजूर किया। लेकिन इस बीच इलाहाबाद के एक सांसद उनसे रोज मिलने लगे। जस्टिस सिन्हा ने कोशिश की कि वो दूरी बनाए, लेकिन वो सांसद फिर भी नहीं माने। वरिष्ठ पत्रकार रहे कुलदीप नैयर अपनी किताब रिटोल्ड इमरजेंसी में लिखते हैं कि उस सांसद ने जस्टिस सिन्हा से पूछा था कि क्या वो 5 लाख रुपए लेकर मान जाएंगे। तब जस्टिस सिन्हा ने सांसद की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही दिन सबसे कहलवा दिया कि वो छुट्टी पर उज्जैन चले गए हैं, जहां उनके भाई रहते हैं। उन्होंने फोन पर भी किसी से कोई बात नहीं की। 7 जून की तारीख तक जस्टिस सिन्हा ने अपना फैसला लिख लिया था, लेकिन उस दिन एक ऐसा फोन आया जिसे उन्हें सुनना ही पड़ा। वो फोन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी पीपी नैयर ने उनसे गुजारिश की है कि फैसले को जुलाई तक टाल दिया जाए। जस्टिस सिन्हा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ऐसा करना तो मुमकिन ही नहीं है। इनकार के बाद जस्टिस सिन्हा सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि केस के सभी पक्षों और मीडिया को यह बता दिया जाए कि 12 जून को अंतिम फैसला आएगा। प्रशांत भूषण अपनी किताब द केस दैट शूक इंडिया में लिखते हैं कि फैसले से ठीक एक रात पहले, यानी कि 11 जून की रात, सीआईडी के कुछ लोग जस्टिस सिन्हा के सेक्रेटरी मन्ना लाई के घर पहुंचे। उनसे पूछा कि आदेश में क्या लिखा है बता दो, लेकिन मन्ना लाई ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि फैसले में आखिर लिखा क्या है। सीआईडी वालों ने धमकी भी दी कि आधे घंटे में लौट कर आएंगे, तब तुम बताओगे कि फैसले में लिखा क्या है। उनके जाते ही मन्ना लाई उसी रात अपनी पत्नी को लेकर जस्टिस सिन्हा के घर चले गए। अगली सुबह यानी कि फैसले वाले दिन जब मन्ना लाई अपने घर तैयार होने के लिए पहुंचे तो फिर से सीआईडी के लोग इंदिरा गांधी के वकील खरे के कुछ जूनियर्स के साथ उनके घर धमक गए। मन्ना लाई को बताया गया कि खुद इंदिरा गांधी हॉटलाइन पर बात करना चाहती है, लेकिन मन्ना लाई ने कहा कि उन्हें देर हो रही है और वह तुरंत ही घर से निकल गए। हर रोज की तरह सुबह 9:50 पर जस्टिस सिन्हा कोर्ट कंपाउंड में दाखिल हुए। ठीक 10 बजे जस्टिस सिन्हा अपने चैम्बर में पहुंचे। लोग उन्हें देखते ही खड़े हो गए और उनके बैठते ही अपनी जगह बैठ भी गए। जस्टिस सिन्हा ने कोर्ट रूम में मौजूद भीड़ को देखा और फिर अपने लिखे 258 पन्ने के ऑर्डर में से सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी का लोकसभा के लिए हुआ चुनाव
निरस्त किया जाता है। यह फैसला राजनारायण की जीत और इंदिरा गांधी की हार का था, जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2 भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया था। इनमें से पहला दोष तो यह था कि प्रधानमंत्री सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहते हुए यशपाल कपूर का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव के लिए किया था, और दूसरा यह था कि चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी ने जिन मंचों से भाषण दिया था, उन्हें तैयार करने में इंदिरा गांधी ने यूपी के अधिकारियों की मदद ली थी, जिन्होंने लाउडस्पीकर लगाने से लेकर बिजली तक का प्रबंध किया था। लेकिन इंदिरा गांधी के वकील एससी खरे ने इस फैसले से हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला सुना, एक गिलास पानी पिया और तुरंत ही स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन तैयार करने में जुट गए। एससी खरे का एक जूनियर इस एप्लीकेशन को लेकर जस्टिस सिन्हा के चैम्बर में पहुंचा। जस्टिस सिन्हा ने राजनारायण के पक्ष के वकील शांति भूषण को बुलावा भेजा, लेकिन शांति भूषण उस वक्त बंबई में थे। उन्होंने फैसले के वक्त अदालत में रहना मुनासिब नहीं समझा था, और यहीं पर शांति भूषण से गलती हो गई। जस्टिस सिन्हा ने एससी खरे के एप्लीकेशन के बाद ही अपनी सुनाई सजा पर 20 दिन की रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। राजनारायण के वकील रमेश श्रीवास्तव जब तक मामले को समझ पाते, बहुत देर हो गई थी, और ये देरी इतनी भारी पड़ी कि अपने खिलाफ आदेश होने के बावजूद स्टे लगने की वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहीं, और फिर लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल लगाने का वो फैसला कर दिया, जिसे याद करके आज भी उस जमाने के लोग सिहर जाते हैं। अगर राजनारायण के वकील रहे शांति भूषण 12 जून 1975 के उस फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहते, तो शायद भारतीय इतिहास में आपातकाल का कोई जिक्र भी नहीं। इस अगर मगर और शायद के बीच में ही भारतीय राजनीति का वो इतिहास भी अंकित है, जिसने देश के लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में महती भूमिका निभाई। उसकी बात फिर कभी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।